बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम डॉक्टर साहबान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और बड़े अच्छे तरीके से बहुत ज़ाती तौर पर होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि होम्योपैथिक प्रैक्टिस में हमें मेडिकल्स मिलते रहते हैं। हर कुछ दिन बाद रोज़ बरोज़ कभी ना कभी मुआवजे होते हैं, मिराकल्स मिलते रहते हैं और उसी के रिएक्शन में हम पहले से ज़्यादा मेहनत करने में लगे होते हैं। तो होम्योपैथिक फील्ड ही एक ऐसी है कि आप इसमें ऐसे मुआवजे भी दिखा सकते हैं जो किसी दूसरी वे ऑफ ट्रीटमेंट में आपको नहीं मिलते। सर्जरी में मिलेंगे आपको, जीन थेरेपी ट्रीटमेंट में आपको मिलेंगे, या फिर आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में मिलेंगे। और होम्योपैथी तरीका एक ऐसा है कि शायद रहती दुनिया तक कायम रहे। बाकी दूसरे तरीका इलाज मेरा ख्याल भी सुना के पढ़ा के को बना है, पता चला है कि शायद अगले 10 साल तक आपके जितने एलोपैथिक ट्रीटमेंट है ये ख़त्म हो जाएगा। जितने एंटीबायोटिक हैं, जितने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं, कितने आपके ट्रंकलाइज़र हैं, कितने पेन किलर हैं और कितने एंटी एलर्जीज़ हैं, ये अगले 10 या 15 साल में ख़त्म होने वाले हैं। अगर ज़िंदगी रही तो मैं भी देखूँगा, आप भी देखेंगे इंशाल्लाह। ये चीज़ें ख़त्म हो के जीन थेरेपी पे कन्वर्ट हो जाएगा ये सारा इलाज, और इतना मिनिमाइज़ हो जाएगा कि जिस मिनिमाइजेशन को, डायमनाइजेशन को हम होम्योपैथिक पोटेंसी कहते हैं, शायद उसी तरीके की तरफ ये लौटेंगे। लेकिन फिर भी ये उतना कामयाब नहीं होंगे जितना होम्योपैथी कामयाब हो रही है या होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने फिर भी जीन्स के थ्रू जो मिसिंग जीन है उसको किसी तरीके से एक्टिव करेंगे, उसके कोई प्रोटीन ऐसी बनाएंगे कि उसमें प्रोटीन ऐसी शामिल हो जाए कि जो इतनी किस्म की प्रोटीन्स हमारे लिवर में बन रही है, और जो मुश्तरका प्रोटीन्स हैं, जितने भी जीन्स हैं, लाखों जीन्स हैं, उनकी जो मैक्सिमम प्रोटीन है उसको इकट्ठा करके इलाज बनाया जाए। तो जबकि हमारे होम्योपैथी में आप देखिए कि माइंड क्या, ये आपका जीन है, इसको आप जीन कह सकते हैं। हम अभी भी माइंड पर पूरी तरह होम्योपैथिक इलाज नहीं कर सके और ना माइंड को समझ सके। माइंड को हम बिल्कुल भी समझ नहीं सके। हम समझते हैं शायद जो मैं यहाँ बैठा हूँ ये मेरा माइंड है, या जो आप मुझे देख रहे हैं ये मेरा माइंड है कि हर महीने मैं लेक्चर देता हूँ और विदाउट एनी कास्ट, कोई फीस नहीं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने 42 सालों में, 40 सालों में सीखा वो मैं चंद महीनों में या चंद सालों में अपने होम्योपैथिक बरादरी को, स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को ट्रांसफ़र कर दूँ। तो मेरे लेक्चर में मैक्सिमम वही बात होगी जो मैं कर चुका हूँ, खुद प्रूव कर चुका हूँ, मेडिसिन को प्रूवन बाई सेल्फ हो चुकी हैं, बाई क्लिनिक पे हो चुकी हैं, और जो मुझे नहीं अभी की वो मैं बता देता हूँ कि ये दवाई भी मैं पढ़ रहा हूँ और ये इस काम आ सकती है। तो आप देखें कि मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि हमें माइंड पे जाना पड़ेगा, और अगर हम माइंड पे चले जाएंगे तो हम समझें कि हम जीन थेरेपी के बहुत नज़दीक हो रहे हैं। मैं पिछले कुछ अरसे से जीन थेरेपी पे काम कर रहा हूँ। अब आप हैरान होंगे कि पता नहीं मैं कैसे काम कर रहा हूँ।
ना मेरे पास कोई जनाब मॉलिक्यूलर लेबॉर्ट्री, ना कोई बायोलॉजिकल लेबॉर्ट्री, ना कोई और इस तरह की इम्यूनोलॉजिकल लेबॉर्ट्री, ना कुछ कैसे जीन पे काम करूँगा। वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट है अरबों डॉलर के, और मैं यहाँ बैठा कर रहा हूँ। लेकिन जब आप मेंटली तौर पे एक मेडिसिन को दूसरी मेडिसिन डिफ्रेंशिएट कर लेंगे मेंटली तौर पे, तो आप जीन पे पहुंचेंगे। अब देखें ना, हमें रोज ये जो मेडिकल्स हैं रोज क्यों नहीं मिल रहे, कभी कभी मिलते हैं। जब हमारी माइंड के थ्रू दवाई मिलती है तो ऐसे ठीक होता है। मैं आपको मिसाल देता हूं कि कितने ही बच्चे, अल्लाह ताला माफ करूँ, माँ बाप तंग से उनसे कि ये कैसा बच्चा है, ये जिद छोड़ता ही नहीं, ये जिद खत्म ही नहीं करता। ये जब से हुआ हमारे रातों की नींद आराम हो गई, हमारे दिन का चैन नहीं है, स्कूल नहीं है, जब से पैदा हुआ है। बाज माँ बाप ने ये भी कहा ये ना ही पैदा हो तो ठीक था, लेकिन बीसियों दफा केसेस आए और मैक्सिमम मैंने 2 मेडिसिन दी और वो आज कई साल हो गए हैं, ठीक है। और वही बच्चा अब उनके बायसरे रहमत है, बायसे सुकून है। और उनके जीन थेरेपी टेस्ट हुए, ऑस्ट्रेलिया से हुए, पता नहीं कहाँ से हुए हो, तो उसमें जीन मिसिंग आ रही थी कि बच्चा ठीक नहीं हो रहा। और इस पीविशनेस की वजह से, ऑब्स्टिनेट पीविशनेस, इतनी जिद कि उसका माइंड चेंज हो चुका था। इतना माइंड चेंज हो चुका था कि वो ऑटिज्म का शिकार हो रहा है, वो लापरवाह हो रहा है, वो बिल्कुल ही एक ढीठ बच्चा बन रहा है। लेकिन ऐसे बच्चों को कैमोमिला की एक खुराक ने ठीक किया, जिनके जीन मिस हो चुके थे कि ये ठीक नहीं हो सकता। पता नहीं कौन कौन से टेस्ट थे जो उन्होंने पहले करवाए, कराची से, आगा खान से, कि पूरे पाकिस्तान में एक ही डॉक्टर है जो वहाँ बैठती है, शायद डॉक्टर शमीम, मुझे नहीं पता। तो मेरे पास 3-4 केसेस आए वहाँ से रेफर होकर कि वो एक ही है और बड़ी मुश्किल से मिलती है, और जीन की स्पेशलिस्ट और बच्चों की स्पेशलिस्ट है कि बच्चों में जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो इनहेरिट हैं या जेनेटिकली हैं, वो माहिर है। लेकिन हमारी, आप यकीन करें कि इन मेडिसिन से वो बच्चे ठीक हुए हैं, और आज कई साल हो गए, कई महीने हो गए, वो ठीक हैं कैमोमिला और सिफ्लाइनम से। अब मसला ये है कि हम सिफ्लाइनम की जगह भी कैमोमिला दे देंगे। सिफ्लाइनम की पहली सिम्टम है, उस पर आप नोट करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि एग्रीवेशन एट नाइट। इसके अलावा शायद सिफ्लाइनम काम ना करे, जिसका वो पैलिएट करेगी, सप्रेस्ट करेगी, वक्ती तौर पे वो आपको खुश करेगी, लेकिन जेनेटिकली काम नहीं करेगी। सिफ्लाइनम में लिखा हुआ कि वो बच्चा जो पैदाइशी तौर पे रोता हो और पूरी पूरी रात चुप रोए और चुप ही ना करे कि माँ बाप भी तंग हो, ये अल्फाज सिफ्लाइनम के, मेरे अपने नहीं हैं। और कितनी दफ़ा 20 पेशेंट को दिए। मैं सैकड़ों हज़ारों इसलिए नहीं कहता कि जो हकीकत है वो हकीकत ही रहे। तो कैमोमिला से कितने ऑटिज्म के ठीक हुए केस, कितने जिद वाले ठीक हुए। कैमोमिला से जिद ठीक हुई, और कैमोमिला ही से उनकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सारी डिजीज ठीक हुई। उनकी कैमोमिला से उनकी सारी जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो भी ठीक हुआ, उनकी कब्ज़ भी ठीक हुई। तो इस तरह हमारी हर दवाई के लिए माइंड सिम्टम पे मेडिसिन मौजूद हैं। वी ओनली नीड टू रीच दैम कि हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें उनको, सिर्फ यहाँ पे ये मसला है। और जब आप पढ़ेंगे मुख्तलिफ किताबें तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अगर आपने जीन पढ़ना है तो फिर आपको डॉक्टर दौलत सिंह की बुक से बाहर आना पड़ेगा, डॉक्टर नैश लीडर से बाहर आना पड़ेगा, डॉक्टर काशी राम से बाहर आना पड़ेगा, डॉक्टर बोरिक से बाहर आना पड़ेगा। बहुत अच्छी बुक्स हैं, हमने यही पढ़ी हैं, जो अब तक कामयाबी है इन्हीं बुक्स की शिद्दत से अल्लाह ताला ने दी है, की ज़रूरत से दी है। लेकिन जब आप डिटेल में जाएंगे तो वो डिटेल ना आपको बोरिक में मिलेगी, ना काशीरा में मिलेगी, वो आपको क्लार्क में मिलेगी, आपको एलन मैट्रिबल्ली का भी मिलेगी। वहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मेंटल सिम्टम को कैसे डिफ्रेंशिएट करें या उनकी मोडालिटीज़ को कैसे देखें। हर दवाई का
एक रूह है, सोल ऑफ ड्रग है, वो हमें ढूंढना है। अगर हम सोल ऑफ ड्रग नहीं ढूंढेंगे तो समझे कि हमें वो जीन्स को ठीक करने की वो की नहीं मिलेगी। और हम बगैर, आज मैं ये कह रहा हूँ कि अगर होम्योपैथ डॉक्टर आज ये तहैया कर ले कि उन्होंने डिफ्रेंशिएट करना है, माइंड पे आना है, फिर उसके बाद नंबर 2 म्याज पे आना है, फिर उसके बाद जो काज है, वो काज पे तो अगर आपको फौरी तौर पे काज मिलती है तो सबसे पहले हम काज पे ही आ जाएंगे। लेकिन अगर काज नहीं आ रही या काज पर भी मेडिसिन सेलेक्ट करते हुए देते हुए केस ठीक नहीं हो रहा तो हमें माइंड पे और म्याज पे जाना पड़ेगा। आज अब इस बात को तहैया करें कि माइंड को पढ़ना है तो आप देखें कि आप 10 साल बाद कहाँ होंगे। अगर 10 साल बाद, 15 साल बाद एंटीबायोटिक छूट रही है, ख़त्म हो रही है, पेन किलर ख़त्म हो रही है, आपकी ट्रंक्लाइजर ख़त्म हो रही है, आपके जो दूसरे हैं जिसको हम कहते हैं कि एंटी एलर्जी है, ये सब ख़त्म हो रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि उस लाइन में आएँ और 15 साल बाद आपके क्लिनिक में पेशेंट का रश हो तो आपको जीन थेरेपी पे आना पड़ेगा। और जीन थेरेपी हमारी होम्योपैथी में मौजूद है और किन्होंने मौजूद की है, जो आज से 150 साल पहले डॉक्टर थे, जो एमडी थे, जो एमबीबीएस थे, जो बहुत बड़े बड़े नाम थे। यहाँ के आजकल के डॉक्टरों के तो नाम ही कुछ नहीं उनके मुकाबले में, कोई नाम नहीं है आज के मुकाबले में। क्योंकि आज के जो डॉक्टर है, जो उसको हो गए 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 20 साल हो गए, उन्हें तो पूरी रिपोर्ट अभी तक नहीं पड़ी कि एक एक माइंड की पूरी रिपोर्ट अभी तक नहीं पड़ी। जिन्होंने लिख दिए 20-20 साल में, हमने वो पढ़ी भी नहीं। हमने फुल मैथमेटिक्स आज तक नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? काम चल रहा है ना, चंद पैसे मिल रहे हैं, चंद पेशेंट मिल रहे हैं, गुजारा हो रहा है, अच्छा खासा गुजारा हो रहा है, बिल्कुल वेल टू डू है, तो नहीं जा रहा उस तरफ। लेकिन हमें जाना पड़ेगा। अगर हमने कल को मुकाबला करना है दूसरे वे ऑफ ट्रीटमेंट से तो हमें जीन थेरेपी पे जाना पड़ेगा। और आप यकीन करें कि जैसे जीन थेरेपी पे आजकल लेबॉर्ट्रीज बन चुकी है, रिसर्च सेंटर बन चुके हैं, अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं, हम शायद सैकड़ों हज़ारों में वहाँ तक पहुँच सकते। आपने सिर्फ बुक्स खरीदनी है, उनको स्टडी करना है, डिफ्रेंशिएट ऑफ मेंटल सिम्टम करें। आप देखें, आप जीन थे, मैंने 2 मिसालें भी दी हैं। 20 मरीज जीन्स के ठीक किए एंसेफेलाइटिस से। 20 मरीज अभी मैंने बताया कि आपको केस हिस्ट्री क्या मिला से ठीक किए, वो भी तो जीन परवर्टेड केस थे, ठीक हो गए। तो अगर ये ठीक है तो ये तो मामूली चीज़ है हमारे लिए, बाकी भी ठीक हो सकते हैं। बहरहाल हमें माइंड पे जोर देना पड़ेगा। अभी माइंड का टॉपिक आज का आना है, हम पहले शुरू हो गए। बहरहाल हस्बे रवायत हम सबसे पहले अल्लाह का जिक्र करेंगे। हम अल्लाह की एक सिफ़त का जिक्र करते हैं क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस महफिल में अल्लाह और हुजूर का नाम ना हो उस महफिल में कोई बरकत नहीं होती। तो आज जो अल्लाह की सिफ़त है अल-गनी, अल-गनियो जल्ला जलालहू। अब ये देखिए कि अल-गनी अल्लाह ने अपने नाम के साथ रखी है हमें समझाने के लिए। तरीके से अल्लाह ताला समझा रहा है, कि एक लफ्ज़ से समझा रहा है, उसके मतलब से समझा रहा है, कुरान की सूरतों से समझा रहा है, फिर हदीसों से समझा रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से समझा रहा है, मुख्तलिफ पैगम्बरों से समझा रहा है। लेकिन हमारी समझ में आजकल भी नहीं आ रही। आज का मेरा पैगाम है, मैं कोई मजहबी स्कॉलर नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई मौलाना नहीं, कोई पुरजोश मुकर्रर नहीं हूँ, लेकिन मेरा सब के लिए है कि खुदा के लिए शिर्क को छोड़ दीजिए, खुदा के लिए शिर्क को छोड़ दें, खुदा के लिए शिर्क को छोड़ दें। शिर्क क्या है आप स्टडी करें, छोटे से छोटा शिर्क है, दरमियाना शिर्क है, बड़ा शिर्क है। आप जब तक शिर्क करेंगे ना आपकी लाइफ कामयाब गुजरेगी, ना आपका माइंड में सुकून होगा, ना आप तरक्की कर सकेंगे।
लेकिन पैसा आपकी आने से पहले लिख दिया गया है कि आपको पैसा कितना मिलना है, चाहे वो आप कोई प्रोफेशन जॉब करके ले लें, चाहे आप फ्रॉड से ले लें, चाहे आप कब्जा से ले लें, चाहे आप चोर डकैत बन के ले लें, चाहे आप कोई मिनिस्टर बन के कोई ओहदा बन के ले लें, पैसा आपको उतना मिलेगा। लेकिन अगर हमारे सिर को दूर नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। टू बी वेरी स्टेट के अगर सिर को दूर नहीं करेंगे तो मुसलमान नहीं रहेंगे। आप पढ़ते रहें नमाजें, आप रखते रहें रोजे, आप रख देते रहे ज़कातें, आप वेलफेयर के काम करें, अगर शिर्क शामिल है तो सब जीरो। इसलिए इस पर गौर करें और इसको दूर करें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। और अल्लाह का तवक्कल पैदा करें। तवक्कल आपकी बातों से, आपके ज़हन से, आपके अमल से तवक्कल हो तो यही आपकी ज़िंदगी है, यही लाइफ है, यही इस्लाम है। बाकी जो चीज़ें फ़र्ज़ है वो हमने करनी है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका बताया वो हमने करना ही करना है। तो अलगनी अब देखें ना, इसका मतलब क्या है? बेपरवाह, बेनियाज। अल्लाह कहता है मैं बेपरवाह हूँ, बेनियाज हूँ। मैंने चाहे 7 अरब इंसान इस वक्त दुनिया में स्टे कर रहे हैं, अगर ये सारे के सारे नेक हो जाए तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और चाहे सारे के सारे बदी का शिकार हो जाए तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह वो ज़ात है जिसका मतलब है गनी, बेपरवाह है आपसे। हाँ, अगर आप नेक काम करते हैं वो आपके नाम अमाल में लिखे जाएंगे और वो आपकी आखिरत का सामान बन रहा है। लेकिन अल्लाह का मतलब है अल गनी, कि अल्लाह ताला किसी से कुछ फ़ायदा ना मांगता है ना चाह रहा है। अगर अल्लाह ने किसी को बहुत बड़ा डॉक्टर बना दिया तो अल्लाह तो उससे कुछ नहीं चाह रहा। अल्लाह इतना बेपरवाह है कि अल्लाह को ना खाना चाहिए, ना पीना चाहिए, ना कुछ चाहिए, जिस्म चाहिए। तो अल्लाह कह रहा है जी मैं बेपरवाह हूँ, आप जितना कमा ले, जितना खा ले, जो मर्जी कर ले, मैं आपसे बेपरवाह हूँ। इसलिए ये देखें कि हम कितनी दफ़ा अल्लाह अकबर सुनते हैं, दिन में पढ़ते हैं, सुनते हैं। कभी हमारे ज़हन में आया कि अल्लाह वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, पूरी कायनात से बड़ा? अल्लाह ने कई बातों में प्रैक्टिकल कह दिया कि अगर आप शिर्क नहीं छोड़ेंगे मैं आपसे बेपरवाह हो जाता। अगर किसी पे हज फ़र्ज हो चुका है, वो साहिब इस्तात बन चुका है, उस दिन से गुनाह में रह रहा है। अगर वो हज की नियत नहीं करता तो जाता नहीं है, और अगर वो नहीं जाता तो मैं उससे बेपरवाह हूँ। तो अगर वो आता है तो शायद वो क्या से क्या बन के वापस जा सकता। कई जगह कह दिया मैं बेपरवाह हूँ चीज़ों से, देने वाला भी मैं हूँ। कितने लोगों को क्या कुछ नहीं दिया, कितनी अच्छी सेहत दी, कितना अच्छा जिस्म दिया, कितनी अच्छी खूबसूरती दी, कि हम चेहरा देख के कहते हैं यार कितना खूबसूरत इंसान है, कितनी खूबसूरत औरतें हैं, कितने खूबसूरत मर्द हैं, क्या मुस्कुराता चेहरा है, हंसता चेहरा है, क्या सुबहात ही सुबहात नजर आ रही है हर चेहरे पे, हर चेहरे के अंदर सुबहात नजर आ रही है। ये क्या है? अब जरा सोचो तो सही कि अल्लाह ने इतना कुछ हमें दिया है और अल्लाह को अगर आप कंपेयर करें किसी चीज से कर ही नहीं सकते। एक छोटी सी आंख की मिसाल दे देता हूँ। आंख की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आज आपके लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग आंख का जरिया रहता है। इस आंख के जरिए डिटेक्ट हो रहा है सारा कुछ। अगर किसी चोर की, किसी डाकू की, सिर्फ नादरा वालों को आंख की तस्वीर मिल जाए ना, सिर्फ आंख की, एक आंख की छोटी सी, वो वहीं से डिटेक्ट करके बता देते ये कहाँ पे रह रहे हैं। अल्लाह ने क्या चीज़ आंख के बनाई। और फिर एक आदमी की आंख दूसरी से नहीं मिल रही, ना आंख मिल रही है, ना उसका कलर मिल रहा है, ना उसकी परसेप्शन मिल रही है, और ना वो आंखों में किसी की चमक है, किसी में कुछ नहीं है, किसी में बहुत कुछ है।
7 अरब इंसान, 7 अरब आंखें, जरा सोचिए अल्लाह ने ज़रा बना दी। वो अल्लाह है जो कह रहा है मैं बेपरवाह हूं, और वो अल्लाह है जिसने 7 अरब से 10 गुना ज्यादा अशरातुल अर्ज बनाया और उन सबकी आंखें लगाई। एक मच्छर है, कहते हैं कि मच्छर की आंख के अंदर 25 एक आंखें अदसे हैं। एक मच्छर कितना छोटा है, उसके अंदर 25 किस्म के अदसे बनाए हैं। क्या मुकाबला करेंगे आप? किस डॉक्टर से करेंगे, किस साइंस से करेंगे, किस लेबोरेटरी से करेंगे, किससे करेंगे मुकाबला? और फिर समुद्री मखलूक, जमीनी मखलूक से भी 10 गुना ज्यादा, हर एक की आंख मुख्तलिफ। समुद्री मखलूक आंखें खोल के पानी में तैर रही है, उनकी आंख में पानी लग जाते ही। कैसे कैसे लेंस बनाए, शीशा डाल दिया। और फिर वो जो चीज हमें नजर नहीं आ रही, उनकी सेंसेस, उनकी आंखें, वो भी हैं, फरिश्तों की भी है, वो भी एक मखलूक है। और कितनी है? समुद्र से भी 10 गुना ज्यादा। जिन जो हमें नजर नहीं आते, लेकिन वो भी देखते हैं, वो भी फील करते हैं, वो भी आते हैं, उनकी आंखों का स्ट्रक्चर ही कुछ और है। कितने खरबों आपके ऑर्गेनिजम्स, आपके पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, जो हमें नजर भी नहीं आते, सब आंखें रखते हैं, सब अपनी खुराक ढूंढते हैं, सब खाते हैं, सब देखते हैं, फ्लाई कर रहे हो। कितने हैं, किससे मुकाबला करेंगे? क्या जरा सा भी को अल्लाह के मुकाबले का हो सके तो बताएं, सवाल ही नहीं पैदा होता। इतना अल्लाह कह रहा मैं गनी हूं, देता हूं तो इतना कुछ देता हूं, और अगर कुछ नहीं करता तो मैं उससे भी गनी बेपरवाह हो जाता हूं। इंसान दी, अकल दी, आंखें दी, सब कुछ दिया, इज्जत दी, शोहरत दी, पैसा दिया, फिर भी वो अगर अल्लाह को नहीं समझना तो बेपरवाह है अल्लाह उससे। इसलिए सबसे पहले मैंने कहा कि शिर्क को छोड़ दीजिए, किसी को अल्लाह के साथ मत मिलाएं, जरा बराबर भी मत मिलाएं अल्लाह के साथ। तो ना गुजारा नहीं है, ना इस दुनिया में ना उस दुनिया में। तो आप देख लीजिए अल्लाह फिर कितना बेपरवाह है। और इतना बेपरवाह है कि अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हें दे दिया, मैं तुम्हें आजमाऊंगा, जिंदगी कम नहीं करूंगा, उतनी जिंदगी दूंगा, पैसा कम नहीं करूंगा, जो लिख दिया वो तुम्हें मिलेगा। जो अल्लाह फिरौन को 400 साल तक बर्दाश्त करता रहा, जो कहता रहा मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, तो अल्लाह कितना बेपरवाह है कि फिरौन को बर्दाश्त करता रहा, ठीक है। तो इसलिए हमें अल्लाह का हर हाल में शुक्रगुजार होना चाहिए, सबसे पहले शिर्क से दूर होना चाहिए, और हमारे अंदर से तवक्कल अल्लाह का निकलेगा तो बात बनेगी इंशाल्लाह। वरना जिंदगी हमने भी पूरी कर लेनी, लोग भी कर गए, कितने अरब चले भी गए, हमारे सामने रोज जा रहे हैं, पता भी नहीं चलता, आज ठीक बैठे हैं, कल नहीं है। अचानक जी क्या हुआ, एपिलेप्सी आखिरी स्टेज पे जाहिर हो गया, 15 दिन का मेहमान निकल आया। अचानक क्या हुआ जी, किडनी फेलर हो गया, अभी 2 महीने, पता चला फारिग। तो क्या है ये? अल्लाह बेपरवाह है। अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि कोई बात नहीं, आप अपने आप को बहुत अक्लमंद मत समझो, अपने आप को बहुत सीरियस मत समझो, अपने आप को बहुत सुपीरियर मत समझो, मैं तुम्हें गायब करके तुम्हारे जैसे दूसरे बहुत सारे ला सकता हूँ, तुम्हें पता भी ना चले। अल्लाह कह कि अल्लाह कहता है अल्लाह गनी हूँ, मैं बेपरवाह भी हूँ और देता भी बहुत हूँ। और अल्लाह से लेने के लिए फर्ज तो हम करेंगे, शिर्क से दूर करें, अल्लाह पे तवक्कल करें इंशाल्लाह। देखिए अब हमारा जो माइंड का सब्जेक्ट होता है कि हम 5-10 मिनट माइंड पे बोल के फिर अपने असल टॉपिक की तरफ भी आएंगे, क्योंकि माइंड के बाद गुजारा नहीं है। ये माइंड ऐसा बनता है कि आज आप जो सोचते हैं कल को वैसा ही हो जाता है, लेकिन आपको इसके लिए बड़ा भरपूर सोचना चाहिए, अपनी यकीन की कुव्वत को बड़ा भरपूर इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपके पास एक साइकिल नहीं है, आप 100 रुपया रोज नहीं कमा रहे, आपके अंदर यकीन की ताकत इतनी है कि मैं मर्सिडीज लेना चाहता हूं, आप देखें चंद साल में मर्सिडीज आपको मिल जाएगी। ये कैसे होता है?
ये जो जहाँ मैं बैठा हूँ मेरा असल ये नहीं है। जो आपको मैं दिख रहा हूँ मेरा असल ये नहीं है कि मेरे सफ़ेद बाल है, सफ़ेद बियर्ड है, एनक लगाई हुई है, शर्ट पहनी हुई है, बोल रहा हूँ, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई वो है जो मैं सोच रहा हूँ, सच्चाई वो है जो मैं सोच के अंदर अंदर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ कि मैंने अब ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने तो बाज आना ही नहीं, मैंने तो अपने भाई से मिलना ही नहीं, वो है ही ऐसा। बाहर मैं बड़ा बहुत लेक्चर पे लेक्चर दे, मैंने अपनी बहन का कब्जा कर नहीं कर रहा, उसका माल का नहीं करना है। मैंने अपनी बाप की बताई वो बात मानी नहीं, शायद बाप मेरा गलत कह रहा है। मैं अपने टीचर की बात तो मानूंगा नहीं, वो सच ठीक नहीं कह रहा, उसको क्या पता। जो मेरी सोचों के बाद मेरा माइंड बन रहा है, मेरे ख्यालात बन रहे हैं, मेरा करैक्टर बन रहा है, मेरा अमल बन रहा है, असल में मैं वो हूं। अगर आपने जीन ठीक करना है तो आपको वहां तक जाना पड़ेगा। तो ये सब नेगेटिव थॉट्स हैं। देखने में तो हम बड़े अच्छे हैं कि यार ठीक है यार, वो मेरा रिश्तेदार मुझसे भी बोला, मुझे क्या जरूरत है उसके साथ बोलने की। और भाई तुम्हें जरूरत है अगर उससे नहीं, अगर तुम्हें अकल आ गई है तो मिलो उससे, जाओ। फिर अल्लाह ने क्या दिया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिया कि अगर तुम दो फल चाहते हो तो सिला रहमी करो, तुम्हें रिस्क भी अच्छा मिलेगा, तुम्हारी उम्र भी लंबी होगी। वरना कोई सूरत नहीं है, रिस्क लिखा हुआ है, उम्र लिखी आई है। लेकिन अगर आप सिला रहमी कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों से, भाई बहनों से, अपने मिलने वालों से आप सिला रहमी करें, तो ये दो चीज़ें आपके इंतजार में हैं। सिला रहमी दो मतलब निकलते हैं, रहम करना, चाहे आप जितने छोटे हैं अगले पे रहम करें, चाहे आप जितने बड़े हैं, जितने ताकतवर हैं, जितने आपके पास आसाइशें हैं, आसाइशें हैं, उसके होते हुए भी आप माफ़ करें, मतलब तब है रहम करें। और फिर ख़ास तौर पर रहम का क्या कहा गया, सिला रहमी, कि वो रिश्ते जो रहम के रिश्ते हैं, यूटरस के रिश्ते हैं, आपके सके बहन भाई हैं, आपकी वाइफ आ जाती है, उनके जो सिला रहमी है, उनके जो सके भाई भाई है, आपके जो सके भाई भाई उनसे आगे हैं, ये पूरी एक फैमिली, पूरा खानदान बनता है। इनसे सिला रहमी आप करनी करनी है। और आज का जो अब जो मैं बता रहा हूँ, सिला रहमी अगर हमारे अंदर आ गई तो फिर इंसान की करैक्टर बदलता है और उसकी दवाई बदलती है और उसकी जीन्स ठीक हो जाते हैं। ये जीन्स कहाँ से तंग करते हैं मैं आपकी कोशिश करूंगा आपको बताऊं। हमारा माइंड जो सोचता है ना, फिर हम वही हो जाते हैं। अगर हमने मिलना है तो मिलना ही मिलना है, अगर हमने किसी के पास जाना है तो जाना ही जाना है। अगर आप अंदर डिसाइड करके बैठे नहीं मिलना तो बस नहीं मिलना। नेगेटिविटी आ गई, पक्की हो रही, पक्की हो रही, आपके जीन नेगेटिव आयन पैदा करेंगे, पॉजिटिविटी को खत्म कर देंगे। आप ये समझना शुरू कर देंगे कि यही तरीका ठीक है, यही सोच ठीक है, यही रास्ता ठीक है। और फिर अल्लाह क्या कर रहा है कुरान में, मैं उनके दिलों पे मोहर ही लगा दूंगा ताकि वापस ही ना आ सके। एक आदमी है, इसको स्टोरी समझ लें, हकीकत समझ लें, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि आज आपका जो माइंड सोचता है वो कल को होगा। अगर आपकी यकीन की ताकत बड़ी पक्की है, बड़ी भरपूर ताकत, तो सब कुछ होने वाला है। एक किसी मुल्क का अमीर आदमी था, उसने कहा जी कि काफ़ी साल पहले कि मैं हज पे जा रहा हूँ, अगर मेरे साथ जो हज पे जाना चाहते हैं वो चले, मैं उसका खर्चा नहीं लूँगा, वापसी का खर्चा उसका, जाने का खर्चा, खाने का खर्चा मेरा। एक गरीब आदमी था, मजदूर, वो कहता चलो चलते तो हैं, चलते तो हैं, खर्चा तो मेरे पास कोई नहीं है, वापसी का भी मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन वो अल्लाह तो है ना, कुछ तो सबब बनाएगा ना, अल्लाह के घर जाके दुआ मांगूंगा। इस यकीन के साथ चला गया। जब वापस जाने लगे, सब चले गए, वो अकेला रह गया, आराम शरीफ खाली हो गई, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं।
कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। उसने कहा या अल्लाह तो नहीं वापस लेके जाना। इसी चक्कर में अभी वहां फिर रहा है तो उसको एक पोटली मिलती है। पोटली खोल के देखी तो उसे बड़ा कीमती हार उसे महसूस हो गया, एक बहुत जबरदस्त कीमती हार है। खूब सोच रहा था कि इस हार को मैं बेचूं, पैसे लूं, ये अल्लाह ने मुझे इनाम दे दिया तो मैं जा सकता हूँ वापस, ये इतना महंगा हार है। इतनी देर में एक बूढ़ा सा आदमी आया कि जी मेरी यहाँ पोटली गिरी, आपको तो नहीं पता? उसने कहा जी पता है मुझे, ये आपकी पोटली रही। जब पोटली खोल के देखी वही हार, वो बड़ा खुश हुआ। उसने उसको 500 दिनार दिए। उस जमाने में 500 दिनार 10 चक्कर लगा ले हज के। लेकिन उसने कहा मैंने इसलिए वापस नहीं की कि मैं इसका इनाम लूँगा, मेरे जेहन में आया था ये मैं बेच दूँ, लेकिन मेरे जेहन में ये भी आया कि अल्लाह मुझे देख रहा है, ये जिसकी है उसको मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने ये तहिया किया था कि जिसको मिल जाए उसी के लिए है। मैं आपको दे रहा हूँ, पैसे 500 दिनार ले लो। कहते मुझे नहीं जरूरत, मैं नहीं लूँगा। तो वो बंदा जब वहाँ से निकला तो वो क्या दुआ देता है, काश तुम जैसे जवान हो जाए तो मैं जवान को अपना ना बना लूँ। अगर तुम जैसे जवान मुझे मिले तो मैं अपना ना बना लूँ। चला गया। ये पहुंचता पहुंचता किसी ने कहा कि तुम जाओ बंदरगाह पे जाओ, वहाँ जहाज खड़े हैं, जहाज के अमले में भर्ती हो जाना, नौकरी भी करना, वो रखेंगे भी, खाना भी खिलाएंगे, तुम्हें मजदूरी भी देंगे, तो अपने शहर पहुंच जाओ। चला गया जहाज पे, बातचीत की, उन्होंने कहा कि आ जाओ। जाना शुरू किया। रास्ते में तूफान आया, जहाज डूब गया। लोग कुछ मर गए, कुछ जिंदा बचे। ये एक तख्ते में बैठा, उस तख्ता पे जनाब तैरता हुआ हवा तेज चली, किसी जजीरे में पहुंच गया। जजीरे में पहुंचा, पैदल चल रहा था, आगे मस्जिद थी, मस्जिद देखी, उसने बड़ा हैरान हुआ। तो वहाँ के लोग आए, वो सारे नो मुस्लिम थे, कुछ मुस्लिम हो रहे थे। उन्होंने कहा जी आपको अरबी आती? कहा मुझे तो आती है, जमात करो। वो जमात कराना शुरू हो गया, नमाज़ें पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छे कुरान आता है, उसके 2 कुरान पढ़ना शुरू हो गए। लिखना आता है, हाँ जी लिखना आता है, लिखना शुरू हो गए। लोग बड़े खुश हो गए कि ये हमें एक इमाम मिल गया है, इसको पढ़ना भी आता है, कुरान भी आता है, मजहबी भी है, इस्लामी भी है, नेक आदमी भी है। वो कहता जब मैं तो वापस जाऊंगा। उन्होंने कहा जी वापस ना जाओ, कि हमारे यहाँ के एक बुजुर्ग थे, उन्होंने फोत तो कहा था कि अगर कोई नेक तरीन बंदा मिले तो मेरी बेटी का रिश्ता उससे कर दे। तो हमारी नज़र में तो आपसे ज़्यादा नेक कोई नहीं है, ना हम में ना पढ़ा लिखा आदमी। तो आप बराए मेहरबानी उससे शादी करके फिर जाकर, मैं तो शादी नहीं करूँगा, मेरा अपना ख़ानदान है, मैं जाऊँगा वहाँ करूँगा। उनका नहीं, ये हमारी ख्वाहिश है कि आप आए हैं, कि हमारी ख्वाहिश के लिए कर दे कि वो हमारा एक नेक आदमी था, इसके कहने पे शादी कर ली। जब बेबी उसके पास आया, बीवी का गूगल उठाया तो अंदर वही हार उसके गले में पड़ा। वो परेशान हो गया, हार को देख रहा है। लोग परेशान को, तुम लोग बीवी को देखते हो, तुम उसके हार को देख रहे हो। वो कह रहे हार उतारो। हार उतारा, हार देख रहे, उसको चूम रहे, ये तो हार हो। लोग बीवी को चूमते तो हार को चूम रहे। अब उनको क्या पता कि वही हार है जो मुझे वहां मिला था, जिसकी मैंने कहा था काश ये मेरे पास हो। और हार के मालिक ने काश ये बंदा अगर हो इस तरह का तो ये मैं अपना बना लूं। माइंड पावर देखे कहां जाके टकराई, कि चंद साल के बाद हार भी मिला और वो अपना बना लिया। तो माइंड पावर तो ये करती है। बहरहाल सच्चा वाकया या स्टोरी है, कुछ भी है, लेकिन माइंड पावर एक हकीकत है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। अब आज की जो है कि अगर आपके पास पेशेंट आता है और उसके पास है स्माइलिंग फेस, इधर आ जाए, स्माइलिंग फेस है, पेशेंट आता है और स्माइल कर रहा है, पेशेंट आता है और स्माइल कर रहा है। उसकी आदत है कि आपके पास पहली दफ़ा आया तो वो स्माइल कर रहा है, उसको शियाटिक पेन है और वो तड़प रहा है, लेकिन स्माइलिंग फेस है, हंस रहा है साथ साथ। या उसको कोई और पेन है, कुछ भी है, लेकिन वो अपनी बीमारी बताता हुआ हंस रहा है, स्माइल दे रहा है। अब ये देखिए कि ये स्माइलिंग का लिखा हुआ सिर्फ, अगर उसकी
पोस्चर में, उसके जेस्चर में स्माइलिंग है, हालांकि वो तकलीफ में है लेकिन हंस रहा है। और ऐसे बंदे को आपने देखा होगा अपने पेशेंट में कि आप बता रहे हैं उसकी हस्बैंड को, बीवी के किसी की तबीयत ठीक नहीं है, ये आखिरी स्टेज पे जा रही है, खावन फिर मुस्कुरा रहा है, या बीवी है वो भी मुस्कुरा रही है, वो भी मुस्कुरा रही है। आपको देख के लग रहा है कि ये खुश हो रहे हैं, लेकिन नहीं, उनके अंदर से एक जेस्चर है कि मैंने मुस्कुराना है। आप उनको सियाटिक की पेन दे रहे हैं, वक्ती ठीक हो रहा है, फिर कैसे हो जाता है। आप किडनी की मेडिसिन दे रहे हैं, वक्ती क्रिएटिनिन नीचे आता है, यूरिया नीचे आता है, फिर वैसे हो जाता है। लेकिन हमारी रेपर्टरी में क्यों लिख रही है स्माइलिंग के लिए दवाइयाँ? अगर ऐसा आपको मरीज आएगा अगर स्माइल कर तो उसको ये दवाई देगा। अब उस मेडिसिन की बाकी इलामतें मिले ना मिले, माइंड के सिम्टम मिल रही है, अब आप वो देंगे तो उसकी तकलीफ वो ठीक हो जाएगी। अब क्या अजीब बात है, अब कई ऐसे लोग आते हैं कि अब स्माइलिंग और लाफिंग में फ़र्क है। वो टेलिंग हिज सिम्टम वाइल स्माइलिंग वाइल और टेलिंग हिज सिम्टम वाइल लाफिंग, दोनों की दवाई अलग है। हालांकि एक मुस्कुराहट है, एक स्माइलिंग, एक कह के हंसना, लाफिंग है। इतनी इतनी बारीक चीज़ हम जब देखते हैं तो फिर हमें देखें कि एक मरीज ठीक नहीं हो रहा और वही आपने मेडिसिन दे रहे हैं, वही सिम्टम्स हैं, स्पोशियाटिक के, एक मरीज ठीक हो रहा है, एक नहीं ठीक हो रहा, आप बड़े परेशान होते हैं कि वही दवाई दे चुकी, सिम्टम भी चेंज कर चुका है, क्यों नहीं ठीक हो रहा। तो ऐसे पेशेंट को जब तक आप हायोसाइनस या वेरेट्रम अल्बम नहीं देंगे, उनकी बीमारी बेहतर होना शुरू नहीं होगी। और तीसरी दवाई बेलाडोना भी है इसकी। अगर थोड़ा सा ज़्यादा हंसता है तो बेलाडोना ये देखें जी, हायोसाइनस वेरेट्रम अल्बम। अब वहाँ लिखा भी हुआ है कि ये स्माइलिंग पे है। स्माइलिंग मीन्स कि थोड़े से मुंह खोले और दांत नजर आए, ऐसी स्माइलिंग। लाफिंग मीन्स कि खुल के हंसे। इतना डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो ये हमें करना पड़ेगा। तो जब आप ये देंगे तो इंशाल्लाह उसको फर्क भी पड़ेगा। कहाँ हायोसाइनस हमने पड़ी हुई है, कहाँ वेरेट्रम अल्बम, ठंडे पसीनों के अलावा वेरेट्रम अल्बम देते नहीं थे कभी। जिसने कहा कि ठंडा पसीना, जिसम ठंडा, आखिरी लम्हात हैं, वेरेट्रम अल्बम दे रहे हैं, मरीज ठीक हो रहा है, हम खुश हो रहे हैं। लेकिन क्रॉनिक केस ठीक करने के लिए यहाँ पे वेरेट्रम अल्बम कहाँ काम कर रही है, आप खुद सोच लीजिए। इस जहाँ तक कोई सवाल हो किसी का हो तो मुझे बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। माइंड सिम्टम्स का मुझसे कंक्लूजन है कि माइंड में हाई पोटेंशियल, कुछ मतलब है कि वो कहते हैं अगर सिमिलियन है तो वो 200 भी काम करता है इसमें सर कोई। देखिए, सिमिलियम का मतलब लोगों ने मुख्तलिफ लिया है। सिमिलिमम, सिमिलीबस, कुरेंटर, मुख्तलिफ मतलब लिया है। सिमिलीबस का मतलब 200 नहीं है। सिमिलीबस का मतलब है कि जितनी शिद्दत की तकलीफ है उतनी ही शिद्दत की आप दवाई। और जब आपका माइंड चेंज हो चुका है कि वो सोच सोच के वो इतना चेंज हो चुका है कि वो सपोज हंसी रहा है हर वक्त, उसके जहन में ये आ गया कि मैंने हंसना है, किसी बात से आ गया, उसको तकलीफ हो रही हो तब भी हंस रहा है, वो किसी जनाजे में बैठा तब भी स्माइलिंग फेस है, लोग उसको देख के कहेंगे ये कौन सी जगह पे बैठा और हंस रहा है। जब आपका माइंड इतना आगे चला जाता है, इतना आगे पहुंचता है, तो क्या होता है, माइंड में बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं।
पिछले दफा भी मैंने बताया था कि जब आपके केमिकल्स बहुत सारे बनते हैं तो उस केमिकल्स की वजह से आपके माइंड में चेंज आती है। माइंड में चेंज क्या आती है कि आपके जो वहां पर जितने हैं सेल्स, वो उनमें या बेहतरी आ रही होती है या उनमें आप समझ लें कि डिटोरेशन हो रही होती है। और जब वो पुख्ता हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए उतनी ही मिनिमाइज और डायनामाइज हमें मेडिसिन देनी पड़ेगी। ये तो आम तौर पे देखा गया ना कि जैसे मैंने बताया कि सिफ्लाइनम 1 mg की दें, कैमोमिला 1 mg की दें, वो काम नहीं करेगी कभी भी। जब आप CM की देते हैं तो वो एकदम उसकी जिद ठीक होती है, उसकी प्रॉब्लम ठीक होती है, क्योंकि ये सिम्टम माइंड पे चली गई है। प्रैक्टिकली बच्चा रो रहा है लेकिन वो अब माइंड की वजह से रो रहा है। उसके माइंड में ये चीज़ आ गई है कि मैंने रोना ही रोना है, बस फीड कर चुका है, उसके लाशूर पे चला गया कि मैंने रोना है। और इसीलिए वो दिन रात रो रहा है, रात को रो रहा है, माँ बाप तंग है और उसके जहन में लाशूर में चला गया कि मैंने रोना है। तो जिस चीज़ को आप लाशूर से निकालेंगे तो वो लो फ्रिक्वेंसी नहीं निकालेगी। अगर आप एक किडनी पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, आप एक ब्लड प्रेशर का इलाज कर रहे हैं, आप ISD किसी हार्ट का इलाज कर रहे हैं, आप किसी टाइफाइड का इलाज कर रहे हैं, मरीज आखिरी स्टेज पे है, नहीं ठीक हो रहा, लेकिन अगर वहां स्टेज पे भी उसकी सिम्टम को माइंड मिलेगी तो आपको हाइपोटेंसी देनी पड़ेगी। वहां लो पोटेंसी दे के आप टाइम ज़ाया करेंगे। और हो सकता है अगर वो हाइपोटेंसी एक्यूरेट है तो वो पेशेंट वापस दुनिया में आना शुरू हो जाए, मुमकिन है। क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में कि माइंड में आपकी वेल सिलेक्टेड मेडिसिन काम करेगी और वो हाई करेगी। मैंने कितने ही पेशेंट गुस्से वाले, जिनको बात बात पे गुस्सा आता था, नक्सवामी का CM से ठीक हुआ। कितने ही पेशेंट जिनकी बीवियां अपने हस्बैंड से राजी नहीं थी, इनको गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है। और किस सिम्टम पे दिया कि गुस्से में चीजें तोड़ते हैं, गुस्से में मारते हैं, ये 2 बातों पे दिया। गुस्से में तो बहुत दवाइयां हैं, लेकिन जब गुस्से में लड़ेगा और गिलास फेंकेगा, प्लेट तोड़ेगा, टीवी तोड़ेगा, तो फिर नक्सवामी का। लड़ाई झगड़ा अगर नहीं कर सकता तो वो अपना मारना चाहता है, बीवी को मारना चाहता है, बच्चों को, वहां नहीं गुस्सा निकाला और टीवी तोड़ दिया, प्लेट तोड़ दी, कहीं और चीज तोड़ दिया, वहां नक्सवामी का। BCO ठीक हुए इससे। आप देते रहे लो पोटेंसी को, फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइंड पे तो आपको CM देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी ये देखें, मैं होम्योपैथी खत्म इसलिए हो रही है कि हम पोटेंशियों से खौफ ज्यादा हो गए। मैं टू बी वेरी फ्रैंक कहूंगा कि जिस तरह पढ़ाया गया असल में वो पढ़ाई नहीं थी, जिस तरह सिखाया गया वो सिखाई नहीं थी, जिस तरह कॉलेजों में पढ़ाया गया वो पढ़ाई नहीं थी, जिस तरह एग्जाम लिए गए वो एग्जाम का तरीका नहीं था। तो क्या आउटपुट निकलेगी, देख लें आपके सामने। इसलिए कुछ लोगों को शुरू में बताया गया कि ओ हो CM नहीं देनी जी। भाई CM नहीं देनी ये किसने कहा है? उस शख्स ने कहा है जो सुबह कहीं नौकरी करता है, शाम को 1 घंटा प्रैक्टिस करता है, उसकी टेबल पे 2 किताबें नहीं है, और वो कह रहा हो जी CM नहीं देनी जी, ट्यूबरकुलोनियम नहीं देनी जी, सिलिशिया नहीं देनी जी, सल्फर नहीं देनी। और वो जिन्होंने पूरी जिंदगी होम्योपैथी में गुजारी, एलोपैथी से कन्वर्ट हुए, सब कुछ समझ के उन्होंने कहा ये सब कुछ देना। लेजर राइटिंग पढ़ें डॉक्टर कैंट की, वो तो 10 दिन के बच्चों को 10 MCM दे रहा है। तो उसने लिखा भी था कि मैं उस डॉक्टर से बड़ा करता हूँ कि ये इतना तलवारों वाला जो जितना उससे के जो वो इसलिए लिखा है कि
उसको पता था कि ये डॉक्टर आने वाले। मैंने अभी क्या कहा कि जिस तरह पढ़ाया गया वो पढ़ाई होम्योपैथी की नहीं थी, जिस तरह एग्जाम दिए गए वो एग्जाम का तरीका नहीं ठीक था, तो फिर ये रिजल्ट आएगा ना। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि अगर हमारी दवाई गलत भी चली जाए तो नुकसान नहीं करती बाज का, अगर उसकी बार बार रिपीटेशन नहीं हो रही वो नुकसान भी नहीं करेगी, ये भी एक फ़ायदा है। ये भी आप देखें कि ये जो मेरा लेक्चर होता है ये बहुत से लोग सुनते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए और डॉक्टर्स के लिए जिनको कुछ इल्म है पैथोलॉजी का, एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का और ऑर्गेनल का और होम्योपैथी इसका, नफ्सियात का सब कुछ पता है। अब कई सुनने वाले भी शुरू कर देते हैं कि ना उनको पता है कि जी गॉल ब्लैडर है किस जगह, यहाँ दर्द हो रहा है तो गॉल ब्लैडर समझते हैं, यहाँ दर्द हो रहा है तो वो पित्त वो उसका स्प्लीन का समझते हैं। ठीक है, उनके लिए ये लेक्चर नहीं है, माफ़ कीजिएगा। हाँ, आप मेरा लेक्चर सुन के अगर दवाई खाते हैं, जो बताता हूँ, जो मैं बड़े ही ऑथेंटिकेटेड तरीके से बता रहा हूँ, वो दवाई काम करती है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि वो किस पोजीशन पे काम करती है, किस हालात पे काम करती है। तो इसलिए जो भी लेक्चर सुनने वाले हैं जो भी लेक्चर सुनने वाले एक आम फहम आदमी है, एक डॉक्टर नहीं है, वो ये समझते हैं कि होम्योपैथ बड़ा आसान तरीका इलाज है, तो वो उनके लिए आसान ऐसा नहीं है। अगर वो लेक्चर सुन के, मेरा लेक्चर सुन के मेरी ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बिल्कुल लॉ हैंडेड हैं, जिनको होम्योपैथी का नहीं पता, जिनको मेडिकल का नहीं पता, जिनको एनाटॉमी का नहीं पता, होम्योपैथिक ऑर्गेनल का नहीं पता, उनके लिए मैं लेक्चर नहीं दे रहा। अगर वो मेरे लेक्चर से दवाइयाँ मेरे मुंह से सुन के दे रहे हैं तो उनके लिए लाजमी है वो किसी डॉक्टर के थ्रू पहले रब्ता करें, किसी मुस्लिम डॉक्टर से, फिर इस्तेमाल करें। अपने तौर पर दवाइयाँ लेके इस्तेमाल करना ठीक नहीं है उनके लिए, ये भी ध्यान में रखें। मैं ये भी कह रहा हूँ कि हमारी दवाई अगर गलत रिपीटिशन हो भी जाए तो नुकसान नहीं करेगी। अगर कोई पूछेगा तो मैं वो तरीका बताऊंगा कैसे नुकसान नहीं करती या दूसरी दवाइयाँ कैसे नुकसान करती हैं। और कोई क्वेश्चन जी? अब हम आगे चलते हैं। जो आज हमारा आज का लेक्चर था, हमारी आज की दवाई थी माइरिस्टिका। बहुत कम यूज होती है, लेकिन इसका यूज ज़्यादा होना चाहिए। अब ये 4 लाइनों की दवाई है, 6 लाइनों की दवाई है, बोरे की 8 लाइनें होंगी। इस पर सब लिखा हुआ है कि जहाँ भी कोई सेप्टिक है, कोई सेप्सिस है, कोई इन्फेक्शन है, कुछ सपुरेशन है, कहीं ऊजिंग है, इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पे ये दवाई बड़ा अच्छा काम करती है। और बाज़ का माइरिस्टिका दवाई जो है ये आपका ऑपरेशन भी बचाती है, कि ऐसी ऐसी जगहों से ये आपकी इन्फेक्शन ख़त्म कर सकती है जो कि आप किसी दूसरे तरीके से बगैर सर्जरी के वो नहीं कर सकते। जैसे अंदर कहीं पे इंटेस्टाइन में कहीं पस पड़ गई है, ये मेडिसिन उस पस को खुश कर सकती है। जहाँ कोई हेस्टन सपुरेशन है, छुपी हुई पस है, उसको ये दूर करेगी, उसको ये खुश करेगी, और अक्सर कुछ केसों में ऑपरेशन से ये बचाती है। अब देखें, मैं आपको बताऊं कि हमारी दवाई सिलिशिया बड़ी अच्छी है, हमारी दवाई हाइपर सल्फ बड़ी अच्छी है,
उसी के मुकाबले की ये माइरिस्टिका भी है, जहां वो रह जाए ये भी काम करती है। लेकिन हमारे पास और बड़ी मेडिसिन है जहाँ पे इन्फेक्शन होता है, कोई सेप्टिक कंडीशन हो जाती है, कोई भी अगर अब आजकल सेप्सिस हो जाए, कोई ऐसी कंडीशन ख़राब हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो क्या होता है जी, ओ जी CRPI हो गया जी। आजकल CRP के बड़े चर्चे। आज से 10 साल 2 साल पहले कोई नहीं थे। जब से कोरोना टेस्ट हुआ है उस पर CRP को टेस्ट करना शुरू किया है। अब हर बीमारी में CRP हो गया है और हर आदमी CRP से डरना शुरू हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ इतनी भी आसान है, मैं आपको बताऊं डॉक्टर्स के लिए, कि CRP है क्या, पहले इस पे सोचा तो जाए ना, कोई बताएगा मुझे? तो सी रिएक्टिव प्रोटीन इसको कहते हैं। ये इन्फ्लेमेटरी जो है वो प्रोसेस है, उसके दौरान ये इंक्रीज कर देती है। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको रिएक्टिव क्यों कहते हैं? प्रोटीन तो बहुत सारी है, प्रोटीन भी है, एल्ब्यूमिन भी है, इनमें फ़र्क भी है थोड़ा बहुत, और किसी जगह प्रोटीन एल्ब्यूमिन एक ही है, लेकिन इसको रिएक्टिव क्यों कहते हैं? बॉडी के रिएक्शन के दौरान जी, लेकिन रिएक्शन कैसा होता है ये भी है। सी क्या पीछे सी क्यों लग गया, इसको सी रिएक्टिव क्यों कहते हैं? ये हो सकता है मेरी बात ठीक ना भी हो, लेकिन जब भी हमारा वायरस है, इसमें कोई फंगल इन्फेक्शन है, कोई भी अटैक करता है, हमारे जिस्म में इन्वेजन होती है, वहाँ स्टे कर जाते हैं ये बैक्टीरिया, वहाँ से निकल नहीं रहा। हालांकि हमारी जिस्म में इम्यून सिस्टम मौजूद है हर किस्म की बीमारी को दूर करने के लिए, हर किस्म का इन्फेक्शन दूर करने के लिए इम्यून सिस्टम मौजूद है हमारा, लेकिन बाज़ औक़ात ये बैक्टीरिया, ये वायरस, ये फंगल इन्फेक्शन ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि वहाँ स्टे करते हैं और वो नहीं जा सकते। इसके खिलाफ प्रोटीन बनेगी, एंटीबायोटिक बनेगी, हमारे इसको एंटीबॉडीज़ बनेंगी, लेकिन बाज़ का हमारे एंटीबॉडीज़ काम नहीं करती। WBC बढ़ गया जी, WBC कम हो गए। WBC इटसेल्फ हमारा इम्यून सिस्टम में है कि ये 4000 से लेके 11000 तक नॉर्मल है, लेकिन जब 11000 से ऊपर जाएंगे तो ये फोल्ड ज़्यादा होगी, और ये जब ऊपर जाएगी 11000 से ऊपर होगी तो ये किसी चीज़ की मुज़ाहमत शो कर रहे हैं। अगर एंटीबायोटिक लिया है उसको भी इसने मुज़ाहमत करना है, अगर कोई इन्वेजन हो रही है किसी भी पैथोजन की, उसको भी ये मुज़ाहमत के तौर पे ऊपर हो जाता है। लेकिन जब ये बहुत ऊपर होता है तो फिर ये धड़ाम से नीचे गिर जाता है, आपकी बिल्कुल इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि WC इसी को ज़्यादा होते होते जब ज़्यादा हो जाते हैं, कईयों के 55,000 हो गए, 1 लाख हो गए, तो क्या होता है, पीछे से सप्लाई नहीं होती, ये फौज ज़्यादा हुई है, उस इन्वेजन की वजह से मुकाबला करने के 11 से 12 पे पहुंची, 13 पे पहुंची, 14 पे, 15 पे, 17 पे, 18, 19, 20 पे आम होती है, लेकिन बाज़ का 40-50 पे पहुंचती है। जैसे कोई लिम्फोमा है, कोई कैंसर का केस हो गया, आखिरी स्टेज पे है, तो उसको बढ़ने के लिए जाती है, लेकिन पीछे से जब प्रोटीन नहीं बनती तो ये वहाँ पे ख़त्म होता है इम्यून सिस्टम, और मरीज़ की वो आखिरी टाइम होता है। अब सी रिएक्टिव प्रोटीन, सी के यहाँ 2 मतलब हैं। एक के तो ये कि कार्बन सेल बनता है, जब ये रिएक्ट करता है किसी के खिलाफ तो कार्बन सेल्स के अंदर ये बनता है और फिर एक्ट करता है, लेकिन इसको कहते हैं क्रिएटिव रिएक्टिव प्रोटीन। अब क्रिएटिव रिएक्टिव क्या है कि सब आपका ये सारा काम लीवर में हो रहा है। अब अगर मुझे कोई ऐसी बीमारी लग गई है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो अंदर मेरे खुद ब खुद एंटीबॉडीज़ बन रही हैं और एंटीबॉडीज़ काम कर रही हैं, और जब देखें कि एक एंटीबॉडीज़ काम नहीं कर रही रूटीन के मुताबिक, कोई मुझे
बहुत ज़्यादा मेडिसिन दे दी गई, जैसे एंटीबायोटिक दी गई या जैसे स्टीरॉइड दे दिए गए। जब अमूमी तौर पे कोरोना में स्टीरॉइड दिए जाते थे तो सीआरपी ज़्यादा हो जाता था, या हाई एंटीबायोटिक दिए जाते थे तो सीआरपी इतना ज़्यादा होता था कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है ब्लड प्रेशर हो जाता था, किसी को शुगर नहीं है शुगर होनी शुरू हो जाती थी, कि डैमेज शुरू कर देता था। किस लिए हो रहा था कि फिर अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है कि आपका लिवर आपको क्रिएट करता है कुछ रिएक्शन प्रोटीन जो उसका मुकाबला करेगी, उसके मुकाबले करने में फिर सीआरपी ज़्यादा होता है कि आम एंटीबॉडीज़ के अलावा कोई ऐसी चीज़ आप पर असरअंदाज हो गई है जो आपका जिस्म उस पर मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है, तैयार नहीं हो रहा, आप इतने वीक हो गए, लेकिन फिर भी आपका लिवर कोशिश कर रहा है कि मैं उसको ऐसी प्रोटीन बना के दूँ ताकि ये बचे, ताकि बीमारी आगे ना बढ़े। ये वो क्रिएट करता है कार्बन के ज़रिए, कार्बन कैप्सूल बनता है, वहाँ से ये रिएक्शन प्रोटीन बनती है। ये इसी तरह है कि जैसे गंदा पानी है, हम उसमें एक गोली डालते हैं, पानी साफ़ होकर आगे से निकल आता है। वो गंदगी कहाँ गई, कोई समझ नहीं आ रही आप। यहाँ कोई ऐसी मेडिसिन है आपने भी देखी होगी कि गोली डालते हैं पानी साफ़ हो जाता है, कहाँ गया कोई पता नहीं कहाँ गया। तो इसी तरह अगर उस बीमारी के लिए हमें एक ख़ास प्रोटीन चाहिए जो कि आम तौर पे तो बनती है, लेकिन जब बहुत कमज़ोरी होती है और बहुत डीप मसल में जाके, डीप टिश्यू में जाके, डीप सीरस मेम्ब्रेन में जाके जब ये मुकाबला करना पड़ता है, तो वो लिवर चाहता है कि मैं उसी स्टैंडर्ड का प्रोटीन बनाऊं ताकि ये पैथोजन ख़त्म हो। लेकिन जब वो स्टैंडर्ड का नहीं बना सकता, यानी कि उस स्टैंडर्ड की खालिस प्रोटीन नहीं बनती, तो फिर वहाँ इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। वरना आमतौर पे आप देखिए बच्चों को खांसी होती है 2-4 दिन बाद ठीक हो जाती है, बड़ों को होती है 2-4 दिन बाद ठीक हो गई, कोई आपने पैनाडोल खाई ठीक हो गई, कोई गरारे की ठीक हो गई, कोई कावा पिया ठीक हो गई, मामूली चीज़ें ठीक हो जाती है। लेकिन जब सीरियस किस्म का पैथोजन होता है तो उस पैथोजन को दूर करने के लिए ये क्रिएटिव रिएक्टिव प्रोटीन जब बनती है तो फिर उसमें अगर वो नाकाम हो जाए, वो नहीं बना सकता, क्योंकि आपको अंदर कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कमज़ोर है, तो वो रिएक्टिव प्रोटीन नहीं बन सकती। उसके मुकाबले में वहाँ स्वेलिंग होती है और इस स्वेलिंग को सीआरपी के नाम से दिया जाता है। और आजकल लोग खाम का सीआरपी से डर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास सीआरपी की मैंने पहले भी लेक्चर बताया था कि अगर आप बगैर सिम्टम के भी देना चाहें तो आप बेलाडोना सीएम और काली में और सीएम फेराफोस सीएम दे दें, तो जहाँ जहाँ इन्फ्लेमेशन होती है, चाहे वो डीपली है कहीं टिश्यू में, कहीं आपके लिगामेंट में, कहीं आपके मेम्ब्रेन में, वहाँ से कवर करते हैं। वैसे तो आप सिम्टम के मुताबिक देंगे, ये तो मैंने आपको वैसे बताया कि ये स्वेलिंग ख़त्म करती है और सुपुरेशन से पहले पहले, पीप पड़ने से पहले पहले ये दोनों दवाइयाँ उसको काम कर देती हैं। लेकिन जब पीप पड़ जाएगी तो फिर आपको सिलेशिया की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, हैपरसल्फ की लेनी पड़ेगी, मारिस्टिका भी लेना पड़ेगी। इसलिए इस केस में बात नहीं कर रहा, बहुत सारी ऐसे इन्फेक्शन हैं। सेलुलाइटिस है, ये आजकल बड़ा आम हो रहा है कि स्किन पे रैश होते हैं, स्वेलिंग होती है, अगर वो ना ठीक हो तो कहते हैं ये टांग भी काटते हैं, पस पड़ जाती है। उस पस पड़ने से पहले पहले हमारे पास ये दवाइयाँ हैं। अच्छा, काली म्योर मैं आपको एक बता रहा हूँ कि फेरम फास्ट और काली म्योर, ये मैंने खुद बहुत से पेशेंट के लिए आजमाई है कि जैसे किसी की खांसी नहीं ठीक हो रही, किसी का टेम्परेचर नहीं उतर रहा, टाइफाइड नहीं ठीक हो रहा, पेट ख़राब हो गया वो नहीं ठीक हो रहा, इन्फेक्शन अंदर है, सीआरपी ऊपर हो रहा है, और लोग सीआरपी से पता नहीं क्यों डरते हैं, मुझे समझ नहीं आती। बहरहाल जब एक चीज़ हाई लेवल क्रॉस कर ही जाएगी तो कुछ तो होना ही है ना। जब WBC 55,000 एक लाख होगा तो कुछ तो होना है, या तो करेक्ट इलाज से वापस आ जाएगा या वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सीआरपी कोई इतनी डरने वाली चीज़ नहीं है। आप उसको मेंटल पे जाके उसके एग्रीवेशन पे दवाई देंगे, सीआरपी 12 घंटे में नीचे आता है। कैसे आएगा? आपके पास पेशेंट आया तो बुखार नहीं उतर रहा, खांसी है, नज़ला है,
और 104-5 बुखार हो गया, आपको कोई अपनी चलो एलोपैथिक से है जी CRP बढ़ रहा है, आप उसके सिम्टम लें। अगर उसको प्यास लग रही है आर्सेनिक वाली, ब्रायोनिया वाली, नेट्रोमन वाली, उसका गला ब्राटा वाला ख़राब है, आप स्ट्रेप्टोकॉक्सिन दे के, स्ट्रेप्टोकॉक्सिन क्या इटसेल्फ ये आपके बैक्टीरिया को एंटीडोट करेगी, और फिर जो सिम्टम की बारी वो दवाई दें, 24 घंटे में चेक करें, CRP नीचे आता। 20 दफ़ा देखा है। अभी पिछले हफ्ते 2 केसेस टाइफाइड के फंसे हुए थे, सिर्फ कालिंग और फैरमफास मैंने घंटे घंटे बाद दिए बारी बारी, 2-4 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो गए, CRP नीचे आ गए। लेकिन ये तो मैं आप बता रहा हूँ हर जगह काम करती है, लेकिन सिम्टम मुताबिक देंगे तो वो काम करेगी, CRP नीचे आता है और उसके सिम्टम भी ठीक होती है। अब टॉन्सिलाइटिस है आपका, देखेंगे पेरियोसाइटिस है, फिर आपके पेरोडिटाइटिस है, फिर आपका प्रोक्टोटाइटिस है, ये सारे इन्फेक्शन हैं। इनमें आपको सारी मेडिसिन देनी पड़ेगी, और अगर वहाँ पास पड़ चुकी है तो फिर वायरस टीका भी देनी पड़ेगी, सिलेशिया भी एपरसल। अब फिर देखेंगे कि अगर वो सर्दी वाला पेशेंट है, तो बड़ा है बच्चा को बता सकता है सर्दी ज़्यादा लगती है तो फिर सिलेशिया या एपरसल भी देंगे। और अगर सर्दी गर्मी दोनों लगती है, कहते हैं कि दोनों लगती है, ऐसी बात नहीं, फिर मार्क्सा आप देंगे, सपोरेशन नहीं होगी। और अगर बिल्कुल नहीं समझ आ रही फिर आप हमारे टीका देंगे, कोई ऐसी वो भी बेहतर करती है, कंट्रोल करती है। फिर कितने फिस्टुला हैं, कितनी किस्म के का, डेंटल फिस्टुला है, ब्रेस्ट फिस्टुला है, आपका एनल फिस्टुला है। जब वहाँ पे इन्फेक्शन होती है तो ये दवाइयाँ हमारा बड़ा काम करती है। पायोनाइडल साइनस है कि ऐसा जख्म है जो बड़ा गहरा हो जाता है, साइनस बन जाता है, उस पर पस भी पड़ती है, खून भी पड़ती है, खून भी आता है, पेन भी बड़ी होती है, तो उसको आप अगर पस पड़ गई है, अगर वो सिलेशिया का है, सर्दी लगती है ज़्यादा, और गर्मियों में भी वो ठंडे पानी से नहीं नहा सकता, सर्दियों में उसको हीटर भी चाहिए, उसको गर्म कपड़े भी चाहिए। और आजकल भी अगर बिजली चली जाइए, सिलेशिया की मैं बता रहा हूँ कि सिलेशिया वहाँ काम करेगी। वैसे बहुत सारी दवाई है सर्दी से, कि अगर बिजली जाती है जून जुलाई में तो सिलेशिया का पेशेंट कभी भी वाबला वालों को बुरा नहीं कहेगा, बाकी सारे कहेंगे, गालियाँ निकालेंगे। सिलेशिया का पेशेंट उसको बुरा नहीं कहेगा, उसको पता नहीं चला कुछ हुआ भी है। और उसकी कोशिश यही होती है सिलेशिया के पेशेंट की कि उसको सर्दी लगी, AC चल रहा है, किसी तरीके से चाहे का AC बंद कराएं, चाहे 10 आदमियों को गर्मी लग रही है, उसने कोई इशारा करना है, कुछ बहाना करना है कि यार इसको 26 पे चलाओ, इसको 28 पे चलाओ, इसको बंद करो। अच्छा, एक बात जरूरी नहीं है कि वो गर्मियों में हीटर भी चाहता है, ये भी आपको बताऊँ, गर्म कपड़े चाहता है, हीटर नहीं चाहता, क्योंकि इसको जो हीट वेव्स है वो तंग करती है, उसको नज़दीक की गर्माइश बेहतर करती है कि जो उसके जिस्म के साथ अटैच हो, इसलिए वो डबल जराबे पहनता है, इसलिए वो गर्म कपड़े पहनता है, इसलिए वो टोपी पहनता है। तो जब अब एक मैं आपको बताऊं, मैं पहले भी सुनाया हुआ किस्सा, लेकिन ये बड़ा लाजवाब है कि एक मेरे पास बच्चा आया, 25-30 साल, बहुत पुरानी बात है। तो उसका लेट सरकमस्टेंसेस हुए, खतरे लेट हुए, 4 साल उम्र थी या 5 साल उसकी उम्र थी, इन्फेक्शन हो गई। ये बात मैं कर रहा हूँ 88 से 89 की। अब वो बच्चा नहीं है, वो आदमी है, उसकी शादी हो चुकी, उसके बच्चे भी। उसके माँ बाप ने कहा जी कि हम अब करवाएं खतरे, तो पास पड़ गई, डॉक्टरों ने कहा जी कोई इलाज नहीं हमारे पास, पट्टी करा रहे हैं। जब मैंने कंडीशन देखी, मेरे साथ डॉक्टर अली साहब भी बैठे हुए थे, मैंने जब कंडीशन देखी, मैंने उनको दिखाई, मैंने कहा ये देखिए कि बिल्कुल पीनस उसका पस के साथ गला हुआ, कोई चांस नजर नहीं आ रहा था सर्वाइवल का। लेकिन मैं क्योंकि सिलेशिया हाइपोटेंसी दी मैंने वहाँ पे, क्योंकि बाज़ का माइंड के बगैर भी देनी पड़ती है, तो काम करती हैं। मैंने 6 पुड़ियाँ बना के दी कि इसको ये 3-3 घंटे बाद दें, 2-2 घंटे बाद कल इसी टाइम आके चेक कराएं। अगले दिन आ गए, मुझे उम्मीद थी सिलेशिया पे, क्योंकि मैं देता रहता था,
के अंदर से खौफ भी बहुत था, जगह ऐसी थी, केस सर्जरी का था। और फिर डॉक्टर साहब बैठे हुए अली साहब मेरे साथ, डरते डरते उसको कहा नीचे करें, अपना शलवार नीचे की, तो हम देख के हैरान हो गए कि वहां एक कतरा पस का नहीं था, एक कतरा। तो ये शुक्र है, ये मैं अकेला नहीं सर, डॉक्टर अली साहब भी, और इससे पहले भी मैं दे रहा था, उसके बाद भी मैंने सिलेशिया बड़ा अच्छा दिया और बड़ा अच्छा काम किया इसमें। अगर आप सोच रहे हैं कि 10 में से 10 केस ठीक होंगे, तो ऐसा भी नहीं है। 10 में से 6-8 करने के लिए आपको एपरसल भी देनी पड़ेगी, आपको माइरिस्टिका भी देनी पड़ेगी, आपको टेरेंटोला क्यूब भी देनी पड़ेगी, आपको कैलेंडोला भी देनी पड़ेगी, आपको लेक्सिस भी देना पड़ेगी, आपको क्रोटेलोसोरेट भी देना पड़ेगी। सिर्फ सिलेशिया करती है अपनी जगह, जब करेगी तो बहुत अच्छा काम करेगी, कोई शक नहीं। कितने ही केस WTT, विजडम टीथ ट्रबल, कितने केस, चोरेंथस भी ठीक हो गया, चोरेंथस भी ठीक हो गया, मैकअप भी ठीक हो गया। एक केस फंस गया, नहीं ठीक हुआ, सिलेशिया CM की 6 पुड़ियाँ दी, अगले दिन वो ठीक हो गया। डॉक्टरों ने कहा जी आपका कोई ऑपरेशन नहीं है, अब आपकी अकलदार बच गई। अंदर पस पड़ी हुई थी, हेस्टन सपुरेशन उसको कहते हैं, चुभी हुई पस। सिलेशिया ने वहां भी जाकर खुश की। ये इसके केस जो है ना, विजडम टीथ ट्रबल के 3 दवाइयों में फंसते हैं, चोरेंथस, चोरेंथस और मैकार, सिलेशिया, और फिर अगर गए तो बेलाडोना, कवर हो जाते हैं, ऑपरेशन से मैक्सिमम बचते हैं। आपके RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट में सिलेशिया, माइरिस्टिका, एपरसल बड़ा अच्छा काम करती है। कहीं ना कहीं आपके नर्व एंड पे, अंडर द रूट्स ऑफ टीथ कहीं पास शुरू होती है, तो वो फिर खुश्क एंटीबायोटिक से होती है। अगर एंटीबायोटिक इतना हाई वो दे नहीं सकते हैं, तो कितना दे लेंगे, नुकसान करती है। सिलेशिया आप CM में देंगे, आप इसको आगे MM में दे दे, नुकसान नहीं करेगी। अगर सिम्टम बन रही है, माइरिस्टिका दे दे, एपरसल दे दे, वो वहां से उसको क्लिक करती है। यहाँ पे आप देते रहे 1M230, कोई केस ठीक होता रूट कैनाल का। फिर कहते हैं रूट कैनाल ठीक नहीं होता, ठीक 10 में से 10 नहीं होंगे, मैं ये भी कह रहा हूँ, मैक्सिमम ठीक होंगे। आपको यहाँ पे जहाँ हेस्टन सपुरेशन है, आपको सिलेशिया CM देनी पड़ेगी, एपरसल CM देनी पड़ेगी, माइरिस्टिका CM देनी पड़ेगी। अगर सेंसिटिविटी इतनी है कि दांत से दांत नहीं लग रहा, तो बेलाडोना भी देनी। फिस्टुला है, अब मैं आपको बता रहा था पायरोनाइडल साइनस में, उसमें आप वैसे अगर थूजा हैपरसल सबको दे दें, तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम केस आपके कवर होंगे इससे। लेकिन अब सिम्टम पे आपको फिर सिलेशिया, माइरिस्टिका, टेरेंटोला क्यूब, लेक्सिस देनी पड़ती है साहब। इसजा फिस्टुला है आपका, उसमें भी आप देखें कि लगातार लूजिंग हो रही है पस की, उसमें सिलेशिया है, हैपरसल्फ है, माइरिस्टिका है। आप लो पोटेंसी में देंगे तो नाकामी होगी, हाई में देंगे तब जाके या 2, 4, 6 महीने, 8 महीने में केस ठीक होते हैं, लेकिन ठीक हो जाते हैं। कार्बंकल्स हैं, कार्बंकल्स कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आपका फोड़ा निकलता है ऐसा, अमूमन शुगर वालों को या शुगर के बगैर को भी, जिसमें बेइंतहा बर्निंग होगी, बेइंतहा बर्निंग। और अगर पस भी है तो आपको सिलिशिया, एंथ्रेक्सिनम, टेरेंटोला क्यूब ये देनी पड़ेगी। और अगर बैटर बाय हीट है तो फिर आपको आर्सेनिक देनी पड़ेगी। और बैटर बाई कोल्ड है तो सल्फर देनी पड़ेगी, फिर लैक्सिस देना पड़ेगी आपको, तो उससे फर्क पड़ता है इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे हाइपोटेंसी काम करेंगे,
अब आपका सवाल जी उसने लिखा था, उसने ये लिखा था कि अगर अनाड़ी डॉक्टर के हाथ में हाइपरटेंसी दे दी जाए और वो बगैर सिम्टम के दे, उससे बेहतर है कि एक आदमी को खून ले उस तरह से उसको कोई उसके जिस्म बाल साफ करने शुरू कर दे। ऐसे लिखा ना वो। जब अनाड़ी आदमी जब बार बार रिपीट करेगा तो ऐसे होगा, लेकिन अगर आपके सिम्टम मिल रही हैं और मोडालिटीज मिल रही हैं, नुकसान नहीं होगा बिल्कुल भी। पेनारिटियम है कि आपके नाखों के अंदर बड़ी तकलीफ से जहाँ पस पड़ जाती है, वहाँ सबसे पहले दवाई मायरिस्टिक है, आप देखें कैसे साफ होता है। डायस्कोरिया दें, सिलेशिया दें, एपरसर, ये 3-4 दवाइयों में ये छोटी सी सर्जरी होती है ना, लेकिन बार बार हो जाता है। मुसीबत तो ये है, सर्जरी कराएंगे फिर होगा। आपकी मायरिस्टिका एक दे दी, सिलेशिया एक दे दी, शायद दोबारा हो ही ना, ठीक हो जाए। इससे मजा ये है। फ्लैगमेनियस इन्फेक्शन हो जाती है, कोई समझ नहीं आता डॉक्टरों को भी। अपेंडिक्स की जगह कोई चीज़ है वहाँ पे पास आ रही है, स्किन के नीचे कोई आ गई है, समझ नहीं आ रही। आपका सीटी भी हो रहा है, एमआरआई भी हो रहा है, समझ नहीं आ रही, पास इतनी कम बनी है कि वो अभी नजर नहीं आ रही स्किन के नीचे, वहाँ मायरिस्टिका बेहतरीन काम करती है। अगर सेंसिटिविटी है कि हाथ नहीं लग रहा, कई आपके पास मिल जाते हैं तो जी यहाँ से यहाँ तक हाथ नहीं लगता, यहाँ से यहाँ तक, आप भी परेशान हो गया, मैं यहाँ से यहाँ तक क्या करूँ, या तो पूरा बाजू बनवा लो, मैं कहीं पढ़ूँ कोई देखूँ, या ऊपर वाला बाजू पड़ा हूँ मैं कहीं देखूँ, अब यहाँ से यहाँ कहाँ देखूँ, सीटी स्कैन करा लिया मैं, कुछ भी नहीं आ रहा। वहां पे हेस्टन सपुरेशन का काम शुरू हो चुका है। और अगर सेंसिटिविटी है तो हेपरसल काम करेगी, नहीं है तो अगर हल्की सी दर्द है आप उसको दबाएं, अगर वो बिल्कुल हल्का सा भी हाथ नहीं लगाने दे रहा तो हेपरसल उसकी दवाई बन चुकी है। अगर ऊपर सुर्खी नजर आई है तो बेलाडोना बन चुकी है। अगर नहीं नजर आ रही और आप दबा भी रहे हैं तो फिर सिलेशिया और मायरिस्टिका दें, वो अगले दिन ही आके कहेगा ये वाला दर्द मेरा खत्म हो चुका है, जो कि पिछले 6 महीने से पूरी मेडिकल साइंस नहीं समझ रही थी कि यह है क्या। हेस्टन सपुरेशन वहां शुरू होने वाली थी और सिलेशिया में अब देखें कि ऐसी ड्रग पावर है कि ठीक हो गया। इसके अलावा आप देखें कि कानों में आपकी पस नहीं ठीक होती, कई मरीजों की कानों से पस आ रही है, टेनाइटिस शुरू हो गया है, आवाज़ें हैं, बजिंग है, फिर ओटाइटिस मीडिया है, उसका डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करेंगे, ये करेंगे, फलां करेंगे। आप ओटाइटिस मीडिया को लें, आप देखें पस आ रही है, हेपरसल, सिलेशिया, टेरेंटोला क्यूब, लैकिसिस, मायरिस्टिका, कैलेंडोला। आप सिलेशिया पूछे, अगर बच्चे को सर्दी लगती है, भाई आदमी को सर्दी लगती है, जो मैंने आपको सिलेशिया के सिम्टम बताए सिलेशिया दें। अगर सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है कि कान को चेक भी नहीं करने दे रहा तो हेपरसल दें, यहाँ 30-200 देते हैं ना, फिर आप 2 महीने में कुछ नहीं होगा। सीएम दें 2 दिन 3 दिन, फर्क पड़ा नहीं तो दवाई चेंज करें, 2 टाइम ज़ाया करते हैं अगले का। आजकल कंपटीशन इतनी है कि ईएनटी इधर से है, अगले दिन होम्योपैथ के पास आएगा, फिर दूसरे ईएनटी के पास जाएगा, चौथे दिन तीसरे ईएनटी के पास जाएगा, सारे मुख्तलिफ राय। आप अपना क्यों नहीं अवेल करते? मुझे अफसोस ये कहना पड़ता है, कई क्लिनिक भी सीएम पोटेंसी 8-10 रखी हुई, बाकी है नहीं, करेंगे क्या हो। असल जो था कि अब जैसे आपकी गले की तकलीफ होती है, आपको खांसी ठीक नहीं होती है, तो आप गले की बार बार होती है, उसको डिफ्थेरिनम दें, डिफ्थेरिनम वाले जरूर दें। अगर गला खराब हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, आप ब्रेटा का दे रहे हैं, ट्यूबर दे रहे हैं, ठीक हो रहा है, स्ट्रेप्टोकॉक्सिन साथ दें, स्ट्रेप्टोमाइसिन दें। अगर बार बार कहीं पस पड़ रही है, आपको गाउट हो रहा है, आपको रूमेटिज्म नहीं ठीक हो रही, आपको आर्थराइटिस में तकलीफ हो रही है और वो दिल की तरफ जा रही है, आप स्टेफेलोकॉकस दें उसको। ये आपको देनी पड़ेगी एंटी इन्फेक्शन दवाइयाँ, हमारी ये दवाइयाँ होनी चाहिए, केस ठीक हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। कई बच्चे हैं पैदा होते हैं, उनके यहाँ से वो नाड़ काट दी जाती है, वो इन्फेक्शन ठीक नहीं होता। वहां लिखा गया कि सबसे पहले एपिस दें, पस भी है, पेन भी है, खून भी आ रहा है, लेकिन अगर बाद में वो जो
खुश्क हो गई जगह, ठीक हो गया, कुछ उसके बाद पस आती है, खून आता है, तो फिर उसकी कल्केरिया फास दवाई और ब्राटेरिन। लेकिन मैं यहाँ भी सिलेशिया देता हूँ। कितने बच्चे बच्ची आती हैं जी, नाफ के अंदर से पस नहीं खत्म हो रही, पस नहीं खत्म हो रही। अगर सर्दी लग रही सिलेशिया दें, गर्मी लग रही तो मायरेस्टिका दें, एलेक्सिस दें, और मायरेस वो दें, हेपर सल्फ दें। यहाँ आप 30-200 देते रहें, कोई बात नहीं बनेगी। अच्छा जी, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप डिस्कस कर सकते हैं। एक CRP हो गया, मैंने आपको बता दिया है। एक ESR होता है, वो आपको सबको पता ही है, ठीक है ना, पता है ना। देखिए, मायरेस्टिका के लिए लाजमी है कि वहाँ पास होनी चाहिए, और अगर CRP है और टेम्परेचर है या दर्द है तो आप बेलाडोना, फेरमफास, कालीमी और CM में दे सकते हैं। ये बड़ा डीप एक्शन तक काम करती है। इसमें देखें ना, आप छोटे से बच्चे आते हैं, मैं आपको तो सेप्टिसीमिया हो जाता है, पैदाइश। एक पैदाइशी सेप्टिसीमिया होता है, एक पैदाइशी जरकान होता है। जो पैदाइशी जरकान होता है उसको न्यू नेटम जॉन्डिस कहते हैं, ठीक है। उसकी दवाइयाँ हो रहा है। एक न्यू नेटम सेप्टिसीमिया है कि पैदा ही हुआ तो खून खराब हो गया, और उसमें मैं सिर्फ फेरमफास और कालीमर देता हूँ बारी बारी। वो हफ्ते 10 दिन में ठीक होता है, उनका खून चेंज नहीं होता, मैक्सिमम केस ठीक हो जाते हैं, उनका टेम्परेचर, उनकी कमज़ोरी, वो सब चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। और कोई क्वेश्चन जी? अगला लेक्चर हमारा इंशाल्लाह 6 बजे होगा, और